विधानसभा के उपचुनाव की बड़ा बूढ़ा या जवान सबने खुलकर किया मतदान। अब 10 तारीख को आएंगे परिणाम। किसके हाथ में जाएगी बाजी, कौन जीतेगा और किसको मिलेगी निराशा। लेकिन उससे पहले चुनाव के जस्ट बाद हम आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चल रहे हैं। वहां हमारे सहयोगी अरुण शर्मा जुड़े हमारे साथ, उनके पास चलेंगे और हम जानेंगे कि किस पार्टी के प्रत्याशी को कौन से गांव में जीत मिल रही है, उनका जो रिपोर्ट है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो किसको जिता रहा है। आपको ये बता दें कि सुबह से हमारे सहयोगी, हमारी टीम ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं और गांव-गांव जाकर, बूथ बूथ पर जाकर लोगों से ये जाना कि आपने किसके साथ में, किसको वोट दिया, किसके पक्ष में वोट किया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जहां 7 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर आज मतदान हुआ, तो हरियाणा में भी आज बड़ौदा सीट पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से जोर लगाने की कोशिश की कि हमारा प्रत्याशी मैदान में विजयश्री हासिल करे। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और आपको बताएंगे एक एक गांव का रिपोर्ट कार्ड क्या है, किस गांव में किस बूथ पर कौन से पार्टी के प्रत्याशी को वोट कितने मिले हैं, इसका अनुमान क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अरुण के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। उन मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं और 6 बजे के बाद जो समीकरण, जो रुझान, जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है वो क्या कहेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। संजीव भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह है, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मपाल धनखड़, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। धर्मपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीमा गिल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। सीमा गिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा धर्मपाल धनखड़ जी से। धर्मपाल जी, हमने देखा शाम 5 बजे तक 61% से ज्यादा मतदान हुआ और हो सकता है कि ये वोट परसेंटेज जो है वो 70% तक चला जाए। जब चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर जो रिपोर्ट आएगी वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन ये जो अब 5 बजे तक का जो रिपोर्ट कार्ड आया है, 5 बजे तक का जो चुनाव में कितना वोट परसेंट जो है लोगों ने वोट किया, वो क्या कहता है? क्या आपकी नजर में ये अब तक का मत प्रतिशत 5 बजे तक का संकेत कर रहा है? और जो आंकड़ा दिया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अंतिम मतदान जो है, मतदान प्रतिशत 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा जा सकता है जी। और ये ज्यादा मतदान का सीधा कारण है कि उपचुनाव है और तमाम लोगों की जो है इस पर निगाह टिकी हुई है और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने और पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाया है कि हर आदमी मतदान करने के लिए पहुंचे और काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं आज दिन भर मतदान करने के लिए पहुंचते रहे। इसलिए मतदान फीसदी जो है मुझे लगता है कि 80% से ऊपर जाएगा। यानी 80% से ऊपर जाता है तो क्या होगा उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा छोटा कमेंट मैं ले लेता हूं संजीव भारद्वाज जी से। संजीव भारद्वाज जी, सबने पूरा जोर लगाया और दोपहर तक हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मतदाताओं का रुझान बढ़ा और अब जिस तरीके से धनखड़ साहब कह रहे हैं कि 80% तक ये वोट परसेंट जा सकता है किसी उपचुनाव में। हालांकि ऐसा होना लाजमी है, दोनों पार्टियों की तरफ से जो अपने आप को मुकाबले में कहती हैं या जो अन्य तमाम पार्टियां जो अपने आप को मुकाबले में कहती हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया। इनेलो की बात करें, एलएसपी की बात करें, कांग्रेस की, बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियों ने पूरी कोशिश की कि ये मतदान बेहतर हो, अपने पक्ष में जो है वोट को करने की कोशिश की जाए। आपसे जानना चाहूंगा, जो 5 बजे तक का वोट परसेंट है उसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है? शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं जनता को कि जितना रोष इन लोगों की जो पॉलिसी सत्तारूढ़ दल ने जो पॉलिसी लोगों पे थोपी है, चाहे वो कृषि बिल है, चाहे वो आज की मौजूदा हालत प्रदेश के अंदर महिलाओं पे कितनी बुरी तरह से उत्पीड़न हो रहा है, क्राइम रेट किस तरह से बढ़ रहा है कि कोई आदमी
ना वो घर में सेफ है, ना वो बाहर सेफ है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर और मेरी पार्टी को लगता है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इस रोष को वोट के माध्यम से दर्शाया है, बताया है। और जैसे धनखड़ जी कह रहे थे कि 80% तक जा सकता है, जितना ज्यादा वोट परसेंट जा रहा है वो इस बात को दर्शाता है कि पब्लिक ने इस बार इनकी सारी पॉलिसीज को नकार के और इनको बता देना है कि भाई जो तुम कर रहे हो, कोई से वर्ग के लिए आपने कोई विकास नहीं किया। बड़ौदा में ये चीख चीख के कह रहे थे कि बड़ौदा का विकास चाहिए तो हमें वोट दो, हमारे कैंडिडेट को वोट दो। ये सरेआम एक खुली धमकी थी। जब ये मुख्यमंत्री 4 साल और रहने हैं, उप मुख्यमंत्री 4 साल और रहने हैं सत्ता में, तो विकास तो इनकी ड्यूटी है। चाहे वो किसी पार्टी का कैंडिडेट बड़ौदा की जनता चुन के भेजती है, जरूरी नहीं है कि इनकी पार्टी का कैंडिडेट आए तो ही विकास होगा। मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये विकास अगर कोई दूसरी पार्टी का कैंडिडेट आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये विकास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एज चीफ मिनिस्टर इनकी ड्यूटी है वो विकास करना, पहली बात। दूसरी बात, आप विकास के नाम का ये 6 साल में ढोल बजा रहे हैं। आपको आपके संज्ञान में लाऊं मैं कि थोड़े दिन पहले वहां पुलिस वालों की किस तरह से निर्मम हत्या हुई थी, 2 पुलिस वालों की, जब वो अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। उससे बड़ा घिनौना इस बड़ौदा के अंदर एपिसोड हुआ था कि उसमें 2 महिलाएं इन्होंने अरेस्ट की थी और इनके विकास का ये हालत है कि वहां जितने पुलिस वाले थे वो थे, उनके साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया उन महिलाओं के साथ, ये पूरे प्रदेश को और देश को पता है। तो इनके विकास की तो बात ही ना करें, ये तो सिर्फ धार्मिक प्रचार ठीक है बोल के। संजीव भारद्वाज जी, आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ रेणु भाटिया भी जुड़ गई है। रेणु भाटिया जी, आपका भी स्वागत। आप सबके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं सीधा बड़ौदा के दंगल में, जहां इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी अरुण शर्मा, जिन्होंने लगभग सभी गांव का गांव जाकर बूथ वाइज जाकर लोगों से जाना कि कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को आपने वोट दिया और उसके हिसाब से क्या नतीजे तय होंगे। वो तमाम बातें मेरे सहयोगी अरुण इस वक्त खबर फास्ट के दर्शकों को बताएंगे। और मैं चाहूंगा जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बारीकी से इस अध्ययन को सुने कि उन्होंने जो ग्राउंड पर अध्ययन किया, जो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट क्या कहती है। कहीं सुबह जाकर उन्होंने दिन किया, कहीं दोपहर जाकर, कहीं शाम को हमारी पूरी टीम ने ग्राउंड पर जाकर यह समझने की कोशिश की कि बड़ौदा की जनता के दिल में क्या है और उस दिल के नतीजे 10 तारीख जो आएंगे वो क्या कहते हैं। अरुण, सीधा आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आंकड़े आपके कहते हैं, कौन जीत रहा है किस गांव से, लोगों ने आपको क्या कहा और जो कहा वो हमारे सहयोगी अरुण अब आप सबको बताएंगे। अरुण। शमशेर, बहुत दिलचस्प बात है कि बड़ौदा का ये उपचुनाव इतना मजेदार रहा। मैं आपको बताऊं तो लोगों से, जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो जितना एंजॉय कर रहे थे उससे ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया आज, यानी वोटिंग के दिन, क्योंकि ये अब वोटिंग जो है खत्म हो चुकी है। और कुछ एक जगह पर ऐसी है जहाँ जो कुछ लोग ज्यादा थे जो अब मतदान केंद्र के अंदर हैं वो अपना वोट करेंगे और थोड़ी देर के बाद जो है जो मतदान केंद्र के अधिकारी हैं वो अपनी मशीन को पैक करके और वापस लॉक रूम में उनको ले जाया जाएगा। लेकिन इस पूरे वोटिंग के दिन के दौरान अलग अलग गांव में हमारी टीमें गईं और वहां से जो डेटा जुटाया, उस डेटा के अनुसार अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो कहीं न कहीं लोगों के मन में इस बार बदलाव की इच्छा दिखी। लोग जो है थोड़ा बदलाव चाहते थे इस बार, क्योंकि विपक्ष के साथ जाकर लोग जो हैं वो देख चुके हैं, एक नहीं वो 2 बार विपक्ष के खिलाफ गए, 2017 के खिलाफ गए, 2014 में भी और 2019 में भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना और उसकी खास वजह थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। यहाँ पर आज जिन लोगों से हमने बात करी, जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए जो खुलकर कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस पार्टी को जिताने आए, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें इंदिराज नरवाल से कोई लेना देना नहीं है, वो कौन कैंडिडेट है हम नहीं जानते क्योंकि नया चेहरा है, लेकिन हमें चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर, जिस चौधर की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कर रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग भारतीय जनता पार्टी यानी योगेश्वर दत्त के पक्ष में मतदान करने आए थे, उन लोगों का सिर्फ यही कहना था
कि हमें सरकार के साथ चलने में जो है वो भलाई लगती है, कि हमें सरकार के साथ चलना चाहिए। 4 साल अभी बाकी हैं, हो सकता है जो काम इतने लंबे समय से नहीं हुए, इस बार अगर सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इस बार वो काम हो जाएंगे, तो हमें कम से कम एक मौका देकर देखना चाहिए। हमने कांग्रेस को भी वोट देकर देखा, हमने इनेलो को भी यहाँ से जिता कर देख लिया। इस बार एक बार हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को जिताएं और देखें कि 4 साल आने वाले उनके लिए कैसे रहते हैं। तो मैं गांव वाइज अरुण आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत नजर आ रही है, जो नेटवर्क है उसकी प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो टीम है साथी उनको बोलें कि नेटवर्क जहां पर अच्छा वहां पर आप जाएं, और उसके बाद आप सीधे जो ग्राउंड पर हुआ, आपने जो लोगों से बात की और उसके बाद क्यों सर्वे में आपके हिसाब से जो निकला वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनके पास में चलूंगा। रेणु भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी जुड़ चुकी हैं। संजीव भारद्वाज जुड़े हुए, ओंकार सिंह जी इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। लेकिन रेणु भाटिया जी, स्वागत है आपका। और आपसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि 5 बजे तक का जो चुनाव प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, वो आपकी नजर में क्या कहता है? अच्छा खासा मतदान हुआ, और धनखड़ साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 60% जा सकता है। इसका भी थोड़ी देर में जो है पर्दा उठ जाएगा कि कितने फीसदी मतदान बड़ौदा उपचुनाव में हुआ है, और बहुत ज्यादा अगर मतदान होता है तो उसमें क्या समीकरण बनते हैं, ये मैं जानूंगा धर्मपाल जी से। लेकिन पहले आपसे जानूंगा कि जो 61% के आसपास मतदान हुआ, 62% के आसपास मतदान हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितने उत्साहित है? रेणु भाटिया जी, चलिए रेणु भाटिया जी संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ेंगे। मैं सीमा गिल जी आपके पास आऊंगा। वोट परसेंट जब भी कभी बढ़ता है या जब कभी वोट परसेंट घटता है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आता है। हो सकता है कुछ लोग पार्टी से, सरकार से नाराज हो सकता है लोगों के अंदर इतना उत्साह हो, लेकिन ये जो चुनाव है ये उपचुनाव है, और उपचुनाव में कांटे का मुकाबला होता है, इसमें दो राय नहीं है। और यहां पर जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां तक जो लोग बता रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रति दोनों के बीच मुकाबला देख रहे हैं, लेकिन इनेलो भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है। आपके हिसाब से जो 5 बजे तक का मतदान है क्या कहता है? अरुण के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। फिर तरीके से मतदान हुआ है पूरे दिन में, और अभी चूंकि मतदान केंद्र के अंदर में कुछ वोटर्स हैं जो बचे हुए हैं, तो उनके आंकड़े भी आने बाकी हैं। और अभी क्योंकि आपका 6 बजे के बाद भी कुछ होता है जो आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाते, तो उसको टाइम लगता है। तो ये मतदान डेफिनेटली उम्मीद से ज़्यादा है। पिछली बार जो हुआ था उससे तो मुझे लगता है ज़्यादा ही होने वाला है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये मतदान अगर वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो उसका असर क्या होगा, उसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक के जो हमने जो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम देख सकते हैं कि जब भी कभी इस तरह का मतदान ज़्यादा होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है अगर उपचुनाव है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो आपका जो पहले एमएलए था वो कांग्रेस से था, तो यहाँ पर ये आकलन लगाना किसी भी तरीके से कि मतदान अगर ज्यादा हुआ है तो सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है तो क्या विधायक के खिलाफ है था, जो पूर्व विधायक था ये सरकार के खिलाफ है, ये इसको चेक करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे, क्योंकि इस एक चुनाव में जो बड़ौदा हल्के का जो चुनाव है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। नंबर 1 कि जो पहले एमएलए थे वो अब नहीं है, उनकी जगह दूसरा कैंडिडेट आ गया कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ये, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के उस मैदान में थे, तो उनके लिए नाक की लड़ाई थी, ये कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई थी। तो कांग्रेस की तरफ से भी आप समझ लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रेजेंट मुख्यमंत्री, 2 ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। तो हर तरफ से अपनी अपनी कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से रिजल्ट अपने फेवर में किया जाए। तो इसमें जो आम जो पैरामीटर्स हैं वो उतने अप्लाई नहीं होते, इसको हम स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी नोक कर रही है वो ये है कि चुनाव से ठीक पहले जो 3 बिल सरकार की तरफ से लेके आए गए, केंद्र सरकार की तरफ से किसान बिल, उनको लेकर के किसानों में अच्छा खासा रोष था। उस पे थोड़ा सा मेरे दिमाग में कई बार सवाल उठते हैं, वो इसीलिए कि क्योंकि
किसान हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, और उसमें भी जो बड़ौदा हल्का है वो पूरा आप देखेंगे तो रूरल बेल्ट है। उसमें सारे 54 गांव हैं जो किसान हैं, या तो या किसान खुद किसानी करते हैं, या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो परिवार जुड़े हैं, वो किसानी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे जुड़े हुए हैं। तो वो किस तरीके से इसको लेते हैं, क्या वो अगर ये वोट परसेंटेज अगर उस बड़ा है, कहीं एक वो कारण है कि वो सरकार से नाराज है उस बिल से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की जो विरोध है वो दिखाई दिया था इलेक्शन से पहले भी। इलेक्शन जब ग्राउंड में गए तब भी हमने देखा और जानने की कोशिश की, तो लोगों की तरफ से ये दबे जुबान से खुले रूप से भी कई बार सामने आया कि वो जो सरकार का जो ये किसान बिल है उस पर उतने खुश नहीं नजर आए। लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत बीजेपी ने अपनी पूरी प्रचार कमेटी एक गठित की, पूरे बड़े जो दिग्गज बीजेपी के नेता थे, वो चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, या तमाम जो नेता थे जो अपनी छाप छोड़ सकते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बड़ौदे हल्के में, वो सब वहां पर रुके और लास्ट दिन तक, आखिरी दिन तक वो वहां पर रुके रहे। तो वो क्योंकि ये एक ही सीट का चुनाव था, तो इसमें हर आदमी के साथ पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर जाकर कनेक्ट करने की कोशिश की। तो अगर ऐसा होता है तो अभी हमारा अनुमान क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं अभी, और अरुण से बात करेंगे क्योंकि अरुण ने खुद आज स्पेसिफिकली चुनाव के टाइम पे निकलते हुए लोगों से, वोट डाल के निकलते हुए लोगों से जो अपना पर्सनल लेवल पे जो बात की है, उसके बाद जिस तरीके से अनुमान निकल के आ रहे हैं वो अरुण हमारे साथ शेयर करेंगे तो पिक्चर और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे में रहकर बात नहीं करना चाहते शमशेर जी, हमारा मकसद है कि हम सच्चाई जनता के सामने लेके आए। क्योंकि बतौर पत्रकार जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपको अंदर की बात पता नहीं चलती। लेकिन फिर भी क्योंकि आप देखते हैं कि जनता भी आजकल समझदार होती है, कई बार वो अपने पर्दे नहीं खोलती है, तो असली जो पिक्चर है वो तो 10 तारीख को ही सामने आएगी। लेकिन हाँ, यकीनन जो अरुण ने जो रिपोर्ट तैयार की है अपने रिपोर्टिंग के आधार पर, वो ये बहुत मुझे लगता है कि करीब करीब सच्चाई के करीब होगी। तो हमें लगता है कि अरुण से बात करनी चाहिए इस पर आगे, और किस तरीके से वो मायने रखती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो लोगों ने कहा वो खबर फास्ट दर्शकों को बताएगा। हमारे साथ रेणु भाटिया जी जुड़ी हुई हैं। रेणु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रही हूँ। रेणु भाटिया जी, मैंने मतदान प्रतिशत को लेकर आपसे जानने की कोशिश की। जो 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत रहा वो क्या इशारा करता है? हालांकि ये उपचुनाव है, अगर सामान्य चुनाव कोई होता तो बात कुछ और होती, लेकिन उपचुनाव में हो सकता है कि वोट परसेंट सरकार के साथ चला जाए, हो सकता है सरकार के खिलाफ चला जाए। ये बातें तब पता चलेंगी जब 10 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पर क्या घटित हुआ वो हमारे सहयोगी में बताएंगे। लेकिन अब तक के जो वोट परसेंट की बात मैं आपसे करना चाहूं 5 बजे तक की, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए शमशेर जी, होने को कुछ भी हो सकता है, चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जिस प्रकार हमने ग्राउंड जीरो पर भी जैसे आप लोग जाते हैं, कार्यकर्ता जब गए और मैं भी स्वयं जब गई, तो यही देखा कि लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है। लोग चाहते हैं कि बीजेपी का वहां से विधायक आए, और योगेश्वर दत्त जी के प्रति लोगों का मान और प्यार था। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो आपको वोट प्रतिशत के हिसाब से कहूंगी कि बहुत अच्छे मतों से हम विजयी होने वाले हैं। जिस प्रकार पिछली बार 37,000 के करीब वोट योगेश्वर दत्त जी ले गए थे, और इस बार डबल इंजन की सरकार होते हमें वो भी बढ़त मिलेगी, लगभग 70,000 के करीब हमारे मिले जुले वोट हो जाते हैं। तो ये सारी बढ़त को रेणु भाटिया जी, मैं छोटा सा एक सवाल करूं आपसे बीच में, मैं पूरा वक्त दूंगा आप लोगों को, आज चर्चा लंबी है। मैं पूछूं आपसे, आप ये मानकर आश्वस्त हो रहे हैं क्या कि जननायक जनता पार्टी का जितना वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? देखिए, मैं एक्सपर्ट से बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि जेजेपी को जो वोट मिला था वो बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। अब जननायक जनता पार्टी आपके साथ सरकार में है, तो जरूरी तो नहीं कि जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को से वोटर को थी, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जिन वोटर को थी, वो वोटर जेजेपी के साथ तो जा सकता है, पर क्या वो बीजेपी के साथ जा सकता है? इसको लेकर मैं पूछना चाह रहा था आपसे, और मैं धर्मपाल जी से पूछूंगा ये बात। देखिए शमशेर जी, जो पिछली बार समीकरण था, जेजेपी अपना स्वयं चुनाव में थी, भाजपा अलग से थी, वही जब गठबंधन हो जाता है, जब डबल इंजन जुड़ जाता है, जब एक मंच पर इकट्ठे साझा चुनाव इंसान लड़ता है, पार्टियां लड़ती हैं,
तो जनता का रुख भी उसी तरीके से हो जाता है। नो डाउट आप लोग के या जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने इसी हिसाब से समीकरण लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट था, वो इसको गया, लेकिन अब जनता भी ये बात को देखती है। जनता ने भी मंचों पर दो नेताओं को, दो पार्टियों के नेताओं को, मुख्य नेताओं को, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, दोनों को भाजपा की और जेजेपी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की बात को इकट्ठा सुना है। और उन्होंने ये भी देखा है कि पिछले 1 वर्ष से जो ये सरकार, गठबंधन सरकार चली आ रही है, इन्होंने हर कोने में हरियाणा के, हर क्षेत्र में हरियाणा के, हर मुद्दे पर हरियाणा के जनता के साथ मिलकर, जनता की सोच के साथ काम किया है। तो इसीलिए लोग अपना मत बदल भी देते हैं, लोग अपनी एहसास नीति को भी करते हैं कि किस प्रकार जो है हम किस सरकार के साथ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो वाला फैक्टर इस बार कामयाब होगा जिस प्रकार समीकरण आप लगा रहे हैं। दोनों कंबाइंड पार्टीज लड़ रही हैं, इस कॉम्बिनेशन का क्या फ्यूचर रहेगा उस चीज को सुनकर मुझे लगता है जनता हमें उस रुख से वोट दे रही है। ओंकार सिंह जी, हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल भी फाइट दे रही है, बीजेपी भी फाइट में है, कांग्रेस पार्टी भी फाइट में है। हालांकि 10 तारीख को परिणाम आएंगे, वो सब कुछ बताएंगे। ग्राउंड से रिपोर्ट क्या कहती है वो हमारे सहयोगी बताएंगे। लेकिन आपके हिसाब से आप लोगों ने खूब तैयारी की, आप लोग खूब ग्राउंड पर रहे, लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। खुद ओम प्रकाश चौटाला ने भी जनता से रथ यात्रा के जरिए या बस यात्रा के जरिए सीधा संवाद किया। कितना आपको लगता है, आप कितने आश्वस्त हैं कि ये परिणाम आपके पक्ष में आएंगे? मैं 5 बजे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 बजे तक 61.57% मतदान हुआ। लगभग 62% कहूं तो गलत नहीं होगा, कुछ आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 62% जो मतदान हुआ है, इसको लेकर इनेलो को क्या लगता है? और जैसे धनखड़ साहब कह रहे हैं कि 80% तक मतदान जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मुकाबला कांटे का रहा, सबने अपने अपने तरीके से वोट किया है और साख दांव पर लगी है कई लोगों की, तो उसको बचाने के लिए लोग घरों से निकले हैं, इसमें संदेह नहीं है। शमशेर जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता छोटा या बड़ा अपने काम से, अपनी भागीदारी से बिल्कुल संतुष्ट है। और बड़ौदा हल्के की जनता के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस दौरान साम दाम दंड भेद सारी तरह के हथकंडे अपनाए हैं, वोटर को अपनी तरफ खींचने दिए। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 20 रुपए से सिलेंडर गांव-गांव में दिया जा रहा था। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, जिसके हमने चुनाव आयोग हरियाणा को, चुनाव कमिश्नर हरियाणा को और चुनाव आयोग को भी शिकायत करी है। ये बातें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। बीजेपी ने हर तरीका, हर हथकंडा अपनाया इस चुनाव को जीतने के लिए। भले वो शराब बांटेगी हो, पैसे बांटेगी हो, गैस सिलेंडर बांटेगी हो या फिर घी के टीन बांटेगी हो, ये चीजें लोकतंत्र के लिए खतरे हैं। यहाँ की जनता को ये चीज सोचनी है कि बीजेपी जो जनता के हित के काम तो कुछ नहीं करती, और बीजेपी गठबंधन की सरकार ने चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया। और मेरी बहन रेणु भाटिया जी कह रही थी कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो मैं बताना चाहूंगा ये डबल इंजन दोनों कोर के ऊपर है, एक तरफ नहीं खींच रहा, एक इंजन दूसरी तरफ चल रहा है तो दूसरा इंजन दूसरी तरफ चल रहा है। ये गठबंधन की सरकार में अभी तक 1 वर्ष बीतने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। इनकी दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। ये गठबंधन की सरकार जनता का कभी भी भला नहीं कर सकती। और जहाँ तक चुनाव के नतीजे का सवाल है, नतीजा भले ही कुछ हो, जनता की जो भी राय है, जनता की जो भी इच्छा है, सारा आंखों पर। आपको लगता है कि आप लोग इस चुनाव में फाइट दे रहे? देखिए, हम तो बताते हैं, जो पार्टी, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो फाइट में होने के लिए चुनाव लड़ता है। आपको क्या क्या प्रतीत हो रहा है? चुनाव के नतीजे, आपने कहा कि जो नतीजे आएंगे सर आंखों पर हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि इनेलो को क्या लगता है, चुनाव आपके पक्ष में है या फिर आपको तीसरे चौथे पायदान से संतोष करना पड़ेगा, या आप लोग जीत रहे हैं? जी, चुनाव हमारे पक्ष में है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जरूरत से ज्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश की है, जिसके बारे में जनता को भी सोचना है, आप लोगों को भी सोचना है कि लोकतंत्र। सर, क्या गड़बड़ी करी आप थोड़ा सा बता दे तो मैं चर्चा कर लूं। क्या गड़बड़ी आप लोगों को नजर आई?
आज सुबह ही गनाना और बुटाना 2 गांव में 2 युवकों को पकड़ा गया, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। उनके पास ब्लूटूथ से अटैच मशीन भी थी, जो मशीन जिन्होंने कबूला कि वो बीजेपी की तरफ से है और प्रति व्यक्ति प्रति वोट उनको 1000 रुपए वोट ट्रांसफर करने के लिए, वोट को मशीन हैक करने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर ऐसी सी हरकतें चुनाव के दिन में और लोकतंत्र के लिए होती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र की हत्या है। ये चीजें नोटिस करके चुनाव आयोग को इसके बारे में जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, भले ही वो सत्ता पक्ष है, क्योंकि चुनाव ये आप लोग लिखित में शिकायत दर्ज कराएंगे, आप लोग लिखित में शिकायत दर्ज कराएंगे चुनाव आयोग को? बिल्कुल, हमने लिखित में शिकायत दर्ज मुख्य चुनाव कमिश्नर को भी करवा दिया और चुनाव आयोग को भी लिखित में शिकायत दे दी है। हमारे स्टेट प्रधान नफे सिंह दाखिल। ठीक है ओंकार सिंह जी, धर्मपाल धनखड़ जी से मैं पूछना चाहूंगा, बाकी तमाम लोगों की राय हो चुकी है। धर्मपाल धनखड़ जी, आपने कहा कि 80% तक ये वोट परसेंट जा सकता है और कोई दोहराए नहीं, ये जा सकता है क्योंकि लोगों ने वोट किया है। जो वोट किया है उस वोट का जो आकलन है, जो एग्जैक्ट नतीजे हैं वोट परसेंटेज के, वो सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि आमतौर पर चुनाव में भी देखा हमने कि 75% तक भी कई बार यहाँ पर वोटिंग हुई है और ये तो उपचुनाव है, कांटे का मुकाबला रहा। लेकिन वोट परसेंट जब बढ़ता है, बड़ी संख्या में बढ़ता है, बहुत बड़ी तादाद में बढ़ता है, तो उससे क्या प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्या माइनस पॉइंट होते हैं? सरकार के साथ जाता है, खिलाफ जाता है, और खासकर ऐसे उपचुनाव में जब देश में 3 कृषि कानून जो है वो लागू हैं और बड़ौदा जो इलाका है वो खेती बाड़ी का इलाका है, ये तय करेगा चुनाव कि कृषि कानून पास या फेल। देखिए शमशेर, जहाँ तक बात है मतदान का आंकड़ा बढ़ने का, तो उसका सीधा सा सिंपल सा फार्मूला ये मान के चलते हैं पत्रकारिता में कि मतदान की प्रतिशत बढ़ना जो है वो अक्सर सरकार के खिलाफ माना जाता है। लेकिन ये उपचुनाव है और उपचुनाव में भी जो सीट है वो कांग्रेस के पास रही है पहले, तो अब वो किस तरफ जाएगा मतदाता ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक रुझान साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो कृषि बिल, जो कृषि कानून जो सरकार ने बनाए हैं उनको लेकर के लोगों में नाराजगी है और ये पूरी तरह से ग्रामीण हलका है जिनका पेशा जो है वो आमतौर पर खेती से ही जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर खेती करते हैं या खेती से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में इसका असर होना, इन कृषि कानूनों का असर होना निश्चित रूप से सरकार यानी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ जा सकता है। तो यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनाव में करती आई है, खासतौर पे हरियाणा में, कि उन्होंने जाट गैर जाट चलाने की कोशिश की है हमेशा, लेकिन यहाँ इस बार वो जाट गैर जाट चलाने की कोशिश उन्होंने नहीं की, क्योंकि जेजेपी जो है उनके साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि दोनों के जो पिछला वोट दोनों के कैंडिडेट को मिले थे उसको मिलाकर के देखे तो ये जीता हुआ मान के चल रही है। इसलिए ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ये जरूरी नहीं है, जो अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि जेजेपी को जो वोट मिले थे वो बीजेपी के खिलाफत के वोट मिले थे और ये सही भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी को भी मिल जाएंगे। तो यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि कितना जेजेपी का वोट बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो पाता है और कितना जो है उसके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलता है या इनेलो के उम्मीदवार को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो राजकुमार सैनी का चुनाव मैदान में होना है। वो राजकुमार सैनी केवल वोट कटवा के तौर पर ही भूमिका निभाएगा और निश्चित रूप से उसका खड़ा होना जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होता है। तो यहाँ जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, पिछली 2 बार से यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता आया है और उससे पहले 5 बार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार जीता है। तो इस हलके को विशेष रूप से भाजपा का कैंडिडेट कभी नहीं जीता है और इस बार अगर भाजपा का कैंडिडेट जीतता है तो निश्चित रूप से ये
उपचुनाव के कारण हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है हरियाणा में। अगर लोगों को ये बात जचती है कि उनको इलाके का विकास करवाना, निश्चित रूप से सरकार ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने ये जताने की कोशिश की है, अगर बड़ौदा का विकास करवाना है तो भाजपा के कैंडिडेट को जिताना होगा। ठीक है धनखड़ साहब, लौटूंगा आप सभी के पास, एक बार सीधे लिए चलते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ उनकी तरफ से वोट को लेकर, वोट परसेंट को लेकर, इस दूसरे चरण के चुनाव को लेकर और उपचुनाव को लेकर क्या कहा जा रहा है, सीधे लिए चलते हैं आपको। In the country at this time is by far the largest